मुंबई इस समय वेस्ट बंगाल के चुनाव से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मुंबई की एक घटनाक्रम को जा रही है। मुंबई में जो घटनाक्रम चल रहा है उसने पूरे देश की दिशा और दशा दोनों को ही बदलने का प्रयास किया है और उसने पूरे देश को एक रॉन्ग मैसेज किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से भेजा है। पुलिस की मुंबई में इमेज, क्या वो फिल्मी स्टाइल में पुलिस काम करती है, और होम मिनिस्टर की इमेज जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि होम मिनिस्टर किस प्रकार से सत्ता को हथियाने का प्रयास करता है और सबसे पावरफुल कैंडिडेट फिल्मी स्टाइल में रहता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और सचिन वाजे। अब बात आती है महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री, एनसीपी का उप मुख्यमंत्री और दूसरा होम मिनिस्टर, और कांग्रेस का थोड़ा बहुत रोल। लेकिन परमवीर सिंह जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर है वो क्या कांग्रेस का व्यक्ति है? लोगों ने अनुमान लगाया, लोगों ने ये इंपॉर्टेंस दी, ये इंफॉर्मेशन दी कि सचिन वाजे शिवसेना का कैंडिडेट है। मानते हैं कि सचिन वाजे शिवसेना का कैंडिडेट है और इस समय कोप का भाजन बना हुआ है। दूसरा, परमवीर सिंह कौन सी पार्टी का है? परमवीर सिंह तो प्योर कांग्रेसी है। तो क्या कांग्रेस के पिठलग्गू या कांग्रेस के एक सिपह सालार जो प्रज्ञा भारती के इन्वेस्टिगेशन के दौरान यातनाएं देने वाला हिंदू धार्मिक नेत्री को इस तरह इन्वेस्टिगेशन करने वाला कि जिससे उनके अपने मुंह से कहानी सुनकर, प्रज्ञा जी के अपने मुंह से कहानी सुनकर ऐसा लगता है दिल दहल जाएगा। क्या ऐसा इन्वेस्टिगेशन भी एक साध्वी का किया जा सकता है, एक महिला का किया जा सकता है भारत में? जबकि चार्जशीट मुंबई पुलिस नहीं लगा पाई। उस समय परमवीर सिंह एटीएस के ज्वाइंट एडिशनल कमिश्नर थे। एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मुंबई में बैठती है और उस समय जिस समय वो एटीएस में थे, मुंबई में या महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। यह मामला 2008 का है और कांग्रेस की सरकार वहां पर 1999 से लेकर 2014 तक बैठी किसी न किसी रूप में। चाहे वो सुशील कुमार शिंदे वहां के मुख्यमंत्री रहे हों, विलासराव देशमुख वहां के मुख्यमंत्री रहे हों, अशोक चौहान या पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की थी। और 2008 में जब यह प्रकरण शुरू हुआ था प्रज्ञा भारती जी वाला, उस समय केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। परमवीर सिंह ने जिस प्रकार से गलत एलिगेशंस लगाए और इन्वेस्टिगेशन किया और प्रज्ञा जी ने अपने मुख से इंटरव्यू में बताया, इससे यह साफ जाहिर होता है कि परमवीर सिंह प्योर विशुद्ध रूप से कांग्रेस के डायरेक्शन पर काम करने वाला व्यक्ति है। यही कारण हुआ कि शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी की सरकार आई तो वो मुंबई का कमिश्नर बना। मुंबई के कमिश्नर रहते हुए उसने क्या नहीं किया, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी का केस हो, सब कुछ दिखाई दे रहा था कि राष्ट्रवादियों के खिलाफ किस प्रकार से परमवीर सिंह काम कर रहा था। ये उसकी अपनी प्रवृत्ति से भी मालूम पड़ता है और कांग्रेस के शासन के दौरान जो उसने इन्वेस्टिगेशन किए और देश में जो मैसेज गया या जो उसके कृत्य थे उससे भी परमवीर सिंह की खुला चिट्ठा दिखाई देता है। अब देखिए, पुलिस कमिश्नर कांग्रेस का और होम मिनिस्टर एनसीपी का। अब होम मिनिस्टर अगर एनसीपी का होगा और चीफ मिनिस्टर शिवसेना का, मैं शिवसेना को ज्यादा इसमें दोषी इसलिए नहीं मानता और इसलिए भी मानता हूं क्योंकि शिवसेना का अपना रोल नहीं है और शिवसेना की तरफ से जो मुख्यमंत्री का दायित्व इस समय संभाल रहे हैं उद्धव जी ठाकरे, उनको अनुभव नहीं है। हम बार बार इस बात को कहते आए हैं कि एक गैर अनुभवी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे वो उसके पीछे संसार की सारी शक्तियां क्यों नहीं लगी हों, लेकिन एक गैर अनुभवी व्यक्ति को अगर आप सत्ता पर बिठाएंगे तो उसके द्वारा गलतियां करा जाना स्वाभाविक है। यहां पर भी उद्धव ठाकरे लगातार गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं, लेकिन वो सत्ता सुख से और सत्ता के मोह से बंधे हुए हैं, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जिस समय सचिन वाजे का प्रकरण आया और सचिन वाजे के मामले में कहा गया कि वो एक्सटॉर्शन एक्सपर्ट है और सचिन वाजे को, जो कि शिवसेना का सदस्य है, शिवसेना का सदस्य रहा है, उसको अगर होम मिनिस्टर ने, जो कि एनसीपी के हैं, होम मिनिस्टर ने 100 करोड़ रुपए महीने में एकत्रित करने का ठेका दिया और तभी उसको बहाल किया गया, जिसका कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंशन, ये सब कुछ हाई कोर्ट के ऑर्डर पर पुरानी सरकार कर चुकी थी। उसको पुनः बहाल करना एपिडेमिक के टाइम पर और उसको 100 करोड़ का टारगेट रखना
100 करोड़ का टारगेट पूरा करने के लिए जो हिसाब लगाया गया कि वो 50-60 करोड़ ऐसे ऐसे करके इकट्ठा कर लेगा, लेकिन क्या ये माना जाए कि वो ऐसा टारगेट बनाते समय उसने मुकेश अंबानी को भी टारगेट बनाया? और ये जो जिलेटिन का मामला आया और ये जो जिलेटिन की छड़ें वहां पर पाई गई और एक एसयूवी पाई गई, उस एसयूवी में वो जो जिलेटिन की छड़ें रखी पाई गई, क्या ये माना जाए कि सचिन वाजे होम मिनिस्टर के डायरेक्शन पर मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से सबसे एक्सटॉर्शन कर रहा था और वो मुकेश अंबानी को भी एक्सटॉर्शन करने के लिए लगातार दबाव बना रहा होगा और मुकेश अंबानी को शूट आउट करने का या उनको उड़ाने के लिए कुछ ना कुछ वो प्रेशर डाल रहा होगा? एक्सटॉर्शन के मामले में मैं आपको बता दूं, इंडियन पिनल कोड में एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया है। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है किसी के ऊपर भय दिखाकर उससे कुछ अनुचित कार्य करवाना या उससे धन लेना या उसकी प्रॉपर्टी लेना या उससे सहयोग लेना। अब अनुचित जो भय है, वो भय तो ऐसे भी दिखाया जा सकता है कि एसयूवी उसके बाहर मिली और उस एसयूवी में जिलेटिन की छड़ें मिली। अब जिलेटिन की छड़ें मिली और वो जब पकड़ा गया तो शायद सचिन वाजे और शिवसेना की सरकार को भी अंदाजा नहीं होगा कि मुकेश अंबानी का एक्सटॉर्शन करने के समय पर जो व्यक्ति इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला सकता है, देश में एक बड़े परसेंटेज से इंडस्ट्री चला सकता है, वो व्यक्ति क्या सरकारों के लिए इतना आसान है कि उसको एक्सटॉर्ट किया जा सके? और ये एसयूवी पकड़वाई भी इसलिए गई होगी क्योंकि अंबानी को यह पता लग जाए कि आपकी भी हत्या हो सकती है, आपको भय दिखाया जा सकता है। लेकिन जब केंद्र सरकार ने उस पर, मोदी सरकार ने एनआईए भेज दिया, तो फिर एनआईए ने जो खुलासे करने शुरू किए और सचिन वाजे खुद जो एक्सटॉर्शन करने के लिए जा रहा था, जो एक्सटॉर्शन के लिए ये गाड़ियां इस्तेमाल कर रहा होगा, उस व्यक्ति को ही वो कटघरे में आ गया और कुछ सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स मिल गई या कुछ और प्रूफ मिल गए। अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी के ओनर मनसुख भाई की हत्या की गई। लेकिन सचिन वाजे फंस चुका था तब तक। सचिन वाजे की रेकी करवाई जा रही है, सचिन वाजे को ऑन स्पॉट क्राइम सीन क्रिएट किया जा रहा है। सचिन वाजे के इस प्रकरण को जब सामने आया तो पता लगा कि सचिन वाजे का अपॉइंटमेंट तो आफ्टर ऑल अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो पुलिस कमिश्नर होता है और पुलिस कमिश्नर कांग्रेस का व्यक्ति है। शिवसेना को समझ में आया कि अगर वाजे को बचाना है या अपने आप को बचाना है वाजे के प्रकरण से, तो निपटाना पड़ेगा परमवीर सिंह को। उन्होंने परमवीर सिंह को निपटाने के लिए उसको होम गार्ड का चीफ बना दिया और कमिश्नर से हटा दिया। सचिन वाजे गिरफ्तार हो चुका था। अब जब परमवीर सिंह जो कांग्रेस का व्यक्ति है या कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकारों के समय पर मुख्य रूप से वो अच्छी भूमिका में रहा और जब सरकार आई कांग्रेस मिश्रित शिवसेना की, तो उसको तब भी अच्छी पोस्टें दी गई और उसने अपनी वफादारी सिद्ध भी की, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत केस हो, चाहे वो टीआरपी केस हो या फिर अर्नब गोस्वामी केस हो या और इस तरह के बहुत सारे केसेस। इस परमवीर सिंह को जब आपने वहां हटा दिया तो उसको इंसल्ट फील हुई और यह दिखाई दिया कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर पुलिस को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ही इन्वॉल्व हैं, मुख्यमंत्री शिवसेना का, होम मिनिस्टर एनसीपी का और पुलिस कमिश्नर कांग्रेस का और सचिन वाजे शिवसेना का। जब अपने आप को बचाने का प्रयास ये तीनों मिलकर करेंगे तो पुलिस ही निपटेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी निपटेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को निपटाने के लिए उसने उल्टा एक्सटॉर्शन, चूंकि सचिन वाजे और परमवीर सिंह एक्सटॉर्शन के ही स्पेशलिस्ट हैं और जिस प्रकार से 100 करोड़ के टारगेट केवल सचिन वाजे का प्रकरण सामने आया है, इसके अलावा कितने और लोगों को भी दिया गए होंगे ऐसे टारगेट, वो भी सामने आ सकते हैं। तो परमवीर सिंह को कितना टारगेट दिया गया होगा पूरी मुंबई के लिए, यह बात भी सोचने लायक है। परमवीर सिंह पूर्ण रूप से सहयोग सचिन वाजे का कर रहा होगा, लेकिन जब वो निपट गया तो उसको समझ में आया कि ये मुझे मेरी हत्या कर देंगे, जैसा सचिन वाजे की हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई से मतलब जिस प्रकार से उसके कैरियर को बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा और यह भी संभव है कि उसको फांसी पर लटकाया जाए, क्योंकि सचिन वाजे अभी मनसुख भाई केस में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा ही। तो परमवीर सिंह को अपने बचाव के लिए एक ही रास्ता पॉलिटिकल विषाद पर लगा कि क्यों ना शिवसेना के इस खेल को, क्यों ना एनसीपी के होम मिनिस्टर के इस खेल को खोल दिया जाए। होम मिनिस्टर के इस खेल को खोलने के लिए उसने पूरी योजना में एक चिट्ठी में लिखकर दे दी और उसमें बताया कि 100 करोड़ रुपए डिमांड की गई थी और ये 100 करोड़ का सारा प्रकरण है।
सवाल यहां पर आता है कि 100 करोड़ का प्रकरण तो छोड़ दीजिए, पूरे महाराष्ट्र में क्या होता होगा और इससे पहले 100 करोड़ कितने लोगों से मांगे जाते गए होंगे? क्या फिल्मी स्टाइल में जिस प्रकार पुलिस वसूली करती है, क्या वही वहां पर चल रहा है? शिवसेना के मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री का यह दायित्व तो बनता था कि वो एनसीपी और कांग्रेस के होते हुए भी दोनों को, उनको मालूम है कि एनसीपी और कांग्रेस दोनों ही किस प्रकार की पार्टी और किस मूल विचारधारा से आती हैं और मूल विचार उनका क्या है, वो किस प्रकार हिंदुत्व के विरोधी हैं, वो किस प्रकार देश के प्रति काम करने वाले लोग हैं, वो किस प्रकार से देश की स्थिति को सोचने वाले लोग हैं और किस प्रकार से देश का मनोबल डाउन करने वाले लोग हैं, प्रज्ञा भारती प्रकरण में दिखाई दिया ही होगा। तो फिर सब कुछ दारोमदार था मुख्यमंत्री के ऊपर। मुख्यमंत्री इनको कैसे कंट्रोल करे, सरकार गिरे तो गिर जाए लेकिन मुख्यमंत्री इन पर कंट्रोल करे, ये मुख्यमंत्री का दायित्व बनता था। मुख्यमंत्री चूंकि गैर अनुभवी व्यक्ति हैं, उनको सत्ता चलाने का अनुभव नहीं है और उनको ज्यादा नहीं आता, मुझे लगता है कि उनको बहुत अनुभव नहीं है, इसलिए ये सारे प्रकरण सामने आए। इन प्रकरणों में भारत सरकार ने एनआईए अपॉइंट करके एक बड़ा उचित फैसला लिया, क्योंकि मुकेश अंबानी के घर के सामने और एक उद्योगपति के घर के सामने अगर विस्फोट हो जाएगा तो आप समझिए कि भारत में आने वाले इन्वेस्टमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत में चल रहे उद्योग धंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि व्यापारी देश का हो यह आवश्यक नहीं है, व्यापारी को जब अपनी जान का खतरा लगता है तो वो अपने व्यापार को बेचकर किसी दूसरे देश में शिफ्ट भी हो जाता है। भारत में ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन हैं जिसमें दूसरे देशों में शिफ्ट हैं। तो क्या मुकेश अंबानी को टारगेट किया गया? इसलिए केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि भारत में आ रहे इन्वेस्टमेंट, भारत के उद्योगपतियों को, भारत में काम करने वाले व्यक्ति, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाया जाए और इनके बचाने के लिए एनआईए की इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए। हालांकि उस समय शिवसेना और राज्य की सरकार ने भरपूर विरोध किया। बहुत सारे, मैंने सामना के पीछे एक प्रकरण को पूरा बताया भी था कि सामना ने किस प्रकार एनआईए के ऊपर क्वेश्चंस लगाने शुरू किए और एनआईए से कहा कि आप उरी के मामले में क्या कर पाए, पठानकोट के मामले में क्या कर पाए, या फिर आप वहां जो और घटनाएं हुई, पुलवामा की घटनाएं हुई जिनमें सैनिक हमारे मारे गए, उन सैनिकों के मामले में एनआईए ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया। अब समझ में आने लगा है कि एनआईए की उपस्थिति मात्र से महाराष्ट्र में किस प्रकार का भूचाल आया हुआ है। मोदी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ उपस्थित हो जाते हैं तो क्या समस्याएं आती हैं और क्या खुलकर आता है, ये शिवसेना को अब समझ में आ चुका होगा, एनसीपी को भी समझ में आ चुका है और कांग्रेस तो पहले से घिरी हुई है। परमबीर सिंह कांग्रेस का निपट गया, सचिन वाजे शिवसेना का निपट गया और मुख्यमंत्री गृह मंत्री एनसीपी का निपट गया। अब सरकार में क्या बचता है ये सरकार को तय करना पड़ेगा। अगर नैतिकता के आधार पर वो ये उद्धव ठाकरे जी ये कहना चाहते हैं कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है और उनकी जानकारी में नहीं है, तो नैतिकता तो यही कहती है कि वो एनसीपी और कांग्रेस को साइड दिखाएं और अपनी मूल विचार, जो उनके पिता की विचारधारा थी, जो कहते थे कि सत्ता को मैं चूटी से भी पकड़ना नहीं चाहता, उनकी विचारधारा के आधार पर उनको 2 कदम आगे बढ़ जाना चाहिए और अपनी प्रतिष्ठा को, अपने पिता की प्रतिष्ठा को पुनः बचा लेना चाहिए। उसका दूसरा तरीका यह भी है कि अगर एनसीपी और कांग्रेस, वो तो भ्रष्टता के चरम सीमा पर हैं ही, और जो वो कर सकते हैं अपने प्राणों को बचाने के, अपने प्राणों से मतलब अपनी पार्टी को बचाने के लिए या खेल खेलने के लिए जीवन भर सत्ता में रहे। अब वो सत्ता में लंबे समय से नहीं है, इसलिए उनको धन की आवश्यकता तो होना स्वाभाविक है। वो अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं ये दिखाई देता है। सीए के आंदोलन में उन्होंने क्या रोल प्ले किया और किसान मूवमेंट के समय वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ये जग जाहिर है, ये सारे देश को दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप और हम शिवसेना पर विश्वास करना चाहते हैं तो शिवसेना का दायित्व बनता है, उद्धव ठाकरे जी का दायित्व बनता है कि कोई ऐसा सलूशन निकालें जिससे उनकी छवि बचाई जा सके। अन्यथा ये माना जाएगा कि वो कांग्रेस और एनसीपी के ही रास्ते पर चल दिए हैं और इसीलिए वो सरकार बीजेपी के साथ नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि बीजेपी के समय पर सचिन वाजे जैसे लोगों को ऑबलाइज नहीं कर सकते थे और धन की कमाई नहीं कर सकते थे। क्योंकि शिवसेना के बहुत कहने के बावजूद भी उस समय की फडणवीस सरकार ने सचिन वाजे को अपनी टीम में नहीं रखा था और हाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद सचिन वाजे को टीम के बाहर कर दिया गया था और वो पुलिस विभाग में भी नहीं थे। शिवसेना के मुख्यमंत्री ने इस एपिडेमिक के टाइम पर सचिन वाजे को वापस लिया, पूरी टीम जो निकाली गई थी उसको वापस नहीं लिया, सिर्फ सचिन वाजे को वापस लिया गया, ये कहते हुए कि अधिकारियों की कमी है इसलिए सचिन वाजे चाहिए। और सचिन वाजे चूंकि एक्सटॉर्शन का एक स्पेशलिस्ट रहा है और पैसा उगाही में
नंबर 1 रहा है तो उसको 100 करोड़ का टारगेट देकर मुंबई में अपॉइंट कर दिया गया और वो 100 करोड़ का टारगेट पूरा करने के लिए सीधा मुकेश अंबानी के पास ही चला गया, क्योंकि मुकेश अंबानी 100 करोड़ बहुत मुश्किल बात नहीं है। उद्योगपतियों से 100 करोड़ निकालना ये सरकार ने चुना। मुख्यमंत्री इन उद्योगपतियों को सुविधाएं दें जिससे कि उद्योग बढ़े और टैक्सेस की वसूली राज्य में बढ़े, उसकी बजाय वो मुख्यमंत्री के वो उद्योगपति के विरोध में ही चले गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारें हुआ करती थी तो उद्योगपति कांपते थे कि उत्तर प्रदेश में व्यापार करने का मतलब है बहुत कुछ गलत हो जाना, उत्तर प्रदेश में व्यापार नहीं करेंगे। योगी जी के समय पर सारी इस तरह की कंपनियां उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण में उनको लगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर हम व्यापार करते हैं तो आज की तारीख में कमीशन भी बचेगा, समस्याएं बचेंगी, सिंगल विंडो खोल दी गई है, व्यवसाय मित्र बैठा दिए गए हैं जिनसे कि आसानी से इन्वेस्टमेंट वहां हो सके और सैंक्शन दे दी गई 1000 दिन के लिए बिना किसी टैक्स के और बिना किसी अनुमति के व्यापार करने की भी अनुमति दे दी गई है। ऐसी परिस्थितियों में व्यापारी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है और उधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जैसे लोग या महाराष्ट्र की सरकार जैसे लोग एक्सटॉर्शन के खेल में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। सचिन वाजे प्रकरण ये बिल्कुल साफ बताता है कि ये मामला 100 करोड़ का नहीं था, ये मामला बहुत बड़ा रहा होगा। ये एक्सटॉर्शन फ्रॉम मुकेश अंबानी का मामला रहा होगा और मुकेश अंबानी के खेलने में चूंकि एनआईए बीच में इन्वॉल्व हो गई इसलिए मुकेश अंबानी तो बच गए, लेकिन पूरी की पूरी महाराष्ट्र की सरकार, तीनों पार्टियों की मिली जुली सरकार और साथ में करप्ट पुलिसमैन सारे के सारे हाशिए पर आ गए। परमवीर सिंह को लगा कि मैं मर रहा हूं तो क्यों ना प्रकरण खोल ही दूं, और जब मैं प्रकरण खोलूंगा तो फिर एनआईए की जो जांच होगी उसमें मुझे कुछ लाभ मिल जाएगा, क्योंकि वो उनका मानना रहा होगा कि केंद्र की सरकार के कंट्रोल में आती है। लेकिन उनको पता नहीं केंद्र की सरकार आज की किसी को भी माफ नहीं करती है। जो इन्वॉल्व है वो जो शामिल है उसके खिलाफ मुकदमा होना ही है और वो कटघरे में आना ही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जैसे कुछ जगहों पर यह प्रकरण आए कि बीजेपी के एमएलए या भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स पुलिस थाने में जाकर उन्होंने कुछ पुलिस स्टेशन में किया, योगी जी से शिकायत हुई कि पुलिस थाने में मेरे साथ गलत हुआ। बाद में योगी जी ने उन विधायकों को ही आड़े हाथों लिया और कहा गलती अगर तुम्हारी है तो पुलिस के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, मैं पुलिस को कंट्रोल करना चाहता हूं, पुलिस को सही दिशा दिखाना चाहता हूं और पुलिस को अनलिमिटेड पावर देना चाहता हूं ताकि वो भय मुक्त और गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बना सकें। ऐसी परिस्थितियों में यह सोचना होगा कि महाराष्ट्र सरकार किस दिशा में चल चुकी है। क्या यही कारण है कि उन्होंने बीजेपी की सरकार न बनाकर एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनाई थी ताकि वो सचिन वाजे जैसे लोगों को ऑबलाइज कर सकें और खूब सारे पैसे और खूब सारा धन इकट्ठा कर सकें लंबे समय से। 1999 के बाद 2014 तक, चूंकि 2019 तक वो सत्ता से बाहर रहे, 2014 में सत्ता में रहे होंगे, लेकिन चूंकि बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी इसलिए बहुत कुछ लाभ नहीं कर पाए होंगे, बहुत कुछ नहीं कमा पाए होंगे। इसलिए फुल फ्लैश सरकार बनाकर अब सारा का सारा भैंस सहित खोया से मतलब भैंस जो दूध देती है वो रोज रोज दूध क्या निकालना, भैंस को मारकर ही पूरा खोया निकाल लेना और भैंस का ही उपयोग कर लेना, दूध की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सोचते हुए उन्होंने सरकार बनाई होगी। लेकिन वो सरकार उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ बनाई जो कि भ्रष्टाचार के मामले में सदैव से अव्वल दर्जे पर रहे हैं। आजादी के बाद यही कारण था कि भारत आजादी के बाद अपने समकालीन देशों में सबसे पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, नहीं तो सबसे पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। हमारे समकालीन जो देश आजाद हुए, चाहे वो सिंगापुर हुआ हो, चाहे वो हांगकांग का मैटर रहा हो, चाहे वो चीन का मैटर रहा हो, वो उनकी सबकी जीडीपी हमसे बहुत स्ट्रांग है, जबकि हमारे पास सारे संसाधन हैं और हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बावजूद हम पिछड़े हुए इंसान हैं। गुड लक, और मैं विश करूंगा कि उद्धव ठाकरे जी पुनः अपने पिता के मार्गदर्शन पर काम करेंगे, इससे उनका विकास होगा और वो भ्रष्ट रास्ते से बचेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।